तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ चल रहा था जिसमें चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। आज जो है स्टार्ट होने वाला है चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद। तो बहुपद के बारे में जो हम समझाएंगे बहुत ही बेसिक से समझाएंगे, जो चीज़ें आप भूल चुके होंगे शायद। ये क्लास 6 से लेके आपको 10 तक का जो है लगभग बेसिक से सारी चीज़ें बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद आज जो 2.1 है वो कंप्लीट होगी प्रश्नावली, ठीक है। तो अपना फोकस कृपया बोर्ड पे ही बनाएं, और अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें जिससे हर नोटिफिकेशन आने वाली आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुपद का मतलब होता है इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे पॉलिनोमियल कहते हैं ना, और हिंदी में इसे बहुपद कहते हैं। ये चैप्टर 2 है। तो देखिए, बहुपद का मतलब होता है इसमें बहुत सारे पद हों और किन से मिल के बने हों। तो अगर कोई बहुपद होगा तो चर या अचर संख्याओं से मिल के बना होगा, ठीक है। सर ये चर क्या होती हैं, अचर क्या होती हैं? देखिए अब समझना, जो पहला लिखा है मैंने टॉपिक, ये चर और अचर और डिग्री है। तो चर संख्याएं किन्हें कहते हैं और अचर संख्याएं किन्हें कहते हैं और डिग्री किसे कहते हैं? तो देखिए, जो चर होता है उसका मान लगातार बदलता रहता है। चर का मान निश्चित नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और अचर का जो मान होता है वो निश्चित होता है। और डिग्री क्या होती है, कोई अगर समीकरण दी गई है उसकी मैक्सिमम घात जो है वही उसकी डिग्री हो जाती है। तो आइए हम लिख के आपको समझाते हैं किस तरीके से होगा। देखिए, अगर हम कोई समीकरण लें, मान लिया एक समीकरण ले रहे हैं, ये एक प्रकार की द्विघात समीकरण है, ठीक है। ये दो घात समीकरण है। अब इसमें क्या, देखिए ये दो घात समीकरण है, ठीक है। अब इसमें मुझे चर बताना है, अचर बताना है और डिग्री भी फाइंड करनी है। तीनों चीज़ें इसी से फाइंड हो जाएंगी। तो जो ये x जो वैल्यू दी गई है, ये x जो दिया गया है, अर्थात कह सकते हो दुनिया में x, y, z, a, b, c डैश डैश, मतलब जो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हैं, जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं या अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो हमारे चर कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं सर? तो देखिए, इनका मान मुझे मालूम नहीं होता, बट ये वास्तविक संख्याएं जरूर होती हैं। वास्तविक संख्याओं का मान मतलब ये होता है कि कोई भी संख्या यहाँ पे पुट कर सकते हो आप वैल्यू में, या फिर इसे हल करोगे जो आएगा तो अलग आएगा। लेकिन अगर मान लिया जाए कि x बराबर अगर 1 रखा जाए तो यहाँ पे अगर 1 पुट करोगे तो इसका कुछ ना कुछ अलग मान आएगा, ठीक है। तो मतलब वास्तविक संख्या पुट करोगे यहाँ पे, चर शब्द का मतलब यही है कि यहाँ पे कुछ भी मान हो सकता है। आप कुछ भी 1 पुट करो, 2 पुट करो, 100 पुट करो, 1000 पुट करो, कुछ भी पुट करो, तो कुछ भी मान हो सकता है। अगर इनके रूट फाइंड करे जाएंगे ना तो कुछ और आएंगे, वो भी क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। यही x मुझे फाइंड करना होता है, ठीक है, तो वो रियल नंबर्स होंगे। ये मेरे पास पहले से दी गई है रियल नंबर, ये कोई ना कोई रियल नंबर मेरे पास पहले से दी है, इसे अचर पद कहेंगे। तो जो मेरे पास ये निर्धारित कोई संख्या होती है, निर्धारित संख्या का मतलब कोई नंबर्स हो गए, कोई भी नंबर हो गया, तो वो नंबर जो आपके पास होगा वो नंबर आपका अचर पद कहलाएगा, ठीक है, वो अचर संख्या कहलाएगी। अच्छा, इसके बाद डिग्री की बात क्या होती है, कोई अगर समीकरण दिया है, ठीक है, वो समीकरण दी गई है और उसमें देखा जाए कि मैक्सिमम पावर कितनी है, तो जितनी मैक्सिमम पावर होती है वह उसकी डिग्री कहलाती है, ठीक है। तो ये इसकी डिग्री हो गई। अच्छा, तो ये डिग्री थी। इसके बाद हम बढ़ते हैं। अब लिखा है रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। देखिए, कोई समीकरण है, यदि उसकी घात 1 है, मान लिया यहाँ पे समीकरण एक लिख रहे हैं 2x + 1 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर इसकी 1 है। तो अगर किसी समीकरण की मैक्सिमम पावर 1 है तो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं, ये रैखिक बहुपद कहते हैं। तो इस प्रकार का अगर बहुपद की बात करें तो ये क्या होगा, रैखिक होगा। ये क्या होगा, रैखिक बहुपद होगा, ये रैखिक होगा। अच्छा, दूसरी बात ये कह रहा है द्विघात बहुपद किसे कहते हैं या द्विघात समीकरण भी कह सकते हो। तो सर दो घात कैसा होता है? देखिए, अगर हम कोई मानक समीकरण अगर दो घात का लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि ax² + bx + c बराबर 0। ये इसका द्विघात समीकरण का मानक समीकरण होता है, ठीक है। मतलब ये इस तरीके से, अब देखिए क्या होता है कि अगर कोई इंसान अच्छा है तो उससे मतलब इससे अच्छे इंसान उसके अलावा जो होते हैं उससे तुलना की जाती है। इसी प्रकार से अगर इस तरीके से कोई अगर समीकरण अन्य बन रहे होंगे तो इससे तुलना कराओगे कि वो दो घात है या नहीं है, अगर दो घात की तुलना करानी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये दो घात समीकरण का मानक समीकरण होता है। और यहाँ पर अगर कोई लिख भी दिया जाए दो घात समीकरण, तो देखिए 2x² + 3x + मान लिया 5 कर दिया यहाँ, तो ये एक प्रकार की क्या दो घात समीकरण हो जाएगी या द्विघाती बहुपद हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है ना। यहाँ पे कितनी है, मैक्सिमम घात कितनी है, मतलब जितनी जिसकी घात वह उतना जो है क्या
पदी मतलब क्या कह सकते हो, बहुपद होता है ना। एक पदी रेखीय बहुपद, द्विपदी मतलब द्विघात समीकरण भी कह सकते हो। एंड त्रिपदी बहुपद कैसा होता, उसमें जो होती है घात वो होती है 3। देखिए कैसी होती है, अगर उस तरीके का लिखे हैं त्रिघातीय तो 2x³ प्लस 3x² प्लस मान लिया 4x प्लस यहाँ पे कोई 6 ले रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा, ठीक है। और अच्छा एक शून्य बहुपद होता है। शून्य बहुपद का मतलब जिसमें कोई बहुपद हो ही ना, जिसमें किसी की डिग्री भी ना हो, कुछ ना हो, तो उसे कह सकते हो, अगर f(x) बराबर कह दिया जाए, f(x) बराबर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा ये फंक्शन, या फिर इसे px बराबर लिख सकते हो, px बराबर 0, मतलब ये क्या पॉलिनोमियल 0 है, ठीक। अच्छा p सर क्यों लिखा जाता है, p का मतलब होता है पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा ये चीज़ हुई। इसके बाद तो ये आपको शायद समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो मेनली द्विघात समीकरण पे है। देखिए दो घात समीकरण क्या होती है, अभी मैंने बताया कि इस प्रकार की कोई समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है ना, इस प्रकार की कोई समीकरण हमारे पास जो होती है वो द्विघातीय समीकरण कहलाती है। इसके बाद हम इसमें क्या इसके मूल फाइंड, कैरेक्टरिस्टिक रूट फाइंड करते हैं, है ना। तो अगर मूल निकालें इनके तो ये आता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, इसमें -b/a होता है। और फिर से कह दें कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। ये ba है, ठीक है, और ये a है। ये कोई क्या रियल नंबर्स हैं जो यहाँ पे a b c यूज करते हैं या x y z यूज करते हैं, ये हमारी रियल नंबर होती हैं। क्या रियल नंबर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कहा जाए मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, तो ये इतना होता है, ये मूलों का योगफल होता है, ये मूलों का गुणनफल। ये आगे यूज होगा, अभी यूज नहीं होगा, आगे यूज होगा। इसे क्या कहें, तो इस तरीके से कह सकते हो b जो है x का गुणांक है, x का गुणांक है। इसके बाद क्या कहें, जो क्या b की बात है ना, तो b का है x का गुणांक है। इसके बाद a क्या है, ये x² का गुणांक है, ठीक, ये वाला। इसी प्रकार से इसमें हो जाएगा। c क्या है, c कोई अचर पद है, तो c कोई अचर या स्थिर पद है ना, स्थाई पद है, तो स्थिर पद या अचर पद कह सकते हो। तो मान लिया स्थाई पद कह दें, स्थाई पद हम कह रहे हैं, है ना। इसके बाद क्या है, अब इसमें a क्या है, x² का ये गुणांक है a, ठीक, ये था। इस तरीके से होते हैं। अच्छा दूसरी बात, एक फार्मूला आपके पास होता है, अगर आपके पास मूल दिए गए हैं, तो मूल दिए गए हैं, अगर समीकरण बनानी पड़ जाए तो आपके पास एक फार्मूला आता है, क्या आता है, x² माइनस, ठीक है, मूलों का योगफल, चाहे इस तरीके से लिख दो, मूलों का योगफल, ठीक है, इंटू x माइनस मूलों का गुणनफल बराबर 0 होता है। इस तरीके से आपकी जो है समीकरण बन जाती है। अगर इस तरीके का फार्मूला लिखोगे तो आप जो है एक समीकरण, द्विघात समीकरण बना लोगे। अगर इसे दूसरे तरीके से लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो ये आपकी थी द्विघात समीकरण बनाने के समय ये फार्मूला था। तो ये द्विघातीय समीकरण में होता है। ये आपको आगे चीज़ें मिलेंगी, अभी नहीं लेकिन आगे चीज़ें, इसीलिए बेसिक में इसे बता रहे हैं, ध्यान रखना है इसे। देखिए तो ये आपकी थी उसकी मानक समीकरण, और उसकी मानक समीकरण से किस तरीके से इसको मूल निकलते थे हुए थे। अगर हम बात करें किसकी, त्रिघातीय समीकरण की, क्या व्यापक समीकरण या मानक समीकरण क्या होते हैं, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ax³ प्लस क्या bx² प्लस cx प्लस d लिख सकते हैं बराबर 0। ये आपकी क्या थी, त्रिघातीय समीकरण की मानक समीकरण या व्यापक समीकरण। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो 2.1 है प्रश्नावली, उसे हल करते हैं। तो उसमें जो सवाल दिए गए हैं उस किस तरीके से दिए हैं उनको हल करते हैं। देखिए उसमें मेनली कुछ ग्राफ दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, ग्राफ। तो पहले आप ग्राफ के बारे में समझ लो, ग्राफ क्या है, आप लोगों ने पढ़ा तो ज़रूर है, फिर से समझ लो। ये निर्देशांक में यूज होते हैं। देखिए ये आपके पास
ये आपका मूल बिंदु है, ठीक है। ये आपके पास एक्स अक्ष है, क्या है, एक्स अक्ष। अच्छा, ये सर क्या है, ये आपके पास वाई अक्ष है, और ये क्या है, एक्स डैश अक्ष है। ये क्या है, वाई डैश अक्ष है, ठीक है। एक आप यहाँ पे समीकरण यूज नहीं होगी, लेकिन हाँ यूज होती है, y बराबर एम एक्स प्लस सी, जो कि एक सरल रेखा का समीकरण, आपने क्लास 9th में इसे पढ़ा जरूर होगा, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखना, अगर आएगा तो ज़रूर इसका जो है यूज होगा, ठीक है। अब इसके आधार पे आपको सवाल लगाने हैं, वो बहुत ही सरल है। सिर्फ पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, शून्यांकों के बारे में। शून्यांक सर क्या होते हैं, ये तो बताया ही नहीं आपने। देखिए शून्यांक क्या होते हैं, शून्यांक क्या होते हैं, देखिए शून्यांक नहीं, शून्यक होता है, इसे क्या कहते हैं, जीरोस कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग जीरोस कहते हैं। सर ये क्या होता है, देखिए अगर कोई समीकरण आपके पास दी है, मान लिया 2x² + 4 दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मुझे बराबर 0 मान लिया। अगर इसका शून्यक ढूंढे तो कैसे ढूंढोगे, इसका से शून्यक कैसे ढूंढोगे, तो देखिए 2x² बराबर कितना, ये -4 हो जाएगा, और इसका जो है ये नीचे चला जाएगा, गुणे में है ना, तो ये पक्षांतर में x² बराबर आ जाएगा कितना, 4/2 माइनस का, यहाँ पर 2, x² बराबर कितना, √2। ये माइनस की है ना संख्या, तो माइनस, ये तो यार यहाँ पे देखिए ये x² है, यहाँ पे -2 है। अगर इसे भेजोगे तो x बराबर हो जाएगा √-2, ये हो जाएगा। अगर इसमें हम वैल्यू पुट करें, मान लिया है यही वैल्यू अगर पुट करें, तो पुट करने पे क्या आएगी, देखिए 2 × x की जगह पे आपके पास इतना दिया गया है ना, तो यहाँ पे कितना आएगा, और ये अगर माइनस का दिया है ना, तो इसका मतलब समझते हो क्या होता है, ये आयोटा में होता है। ये आपको बताना नहीं चाहिए था पर बता रहे हैं। देखिए इसका मतलब क्या था, आयोटा होता है। यहाँ पे मैंने √2 आयोटा कर दिया और इसकी पावर 2 कर दिया, फिर यहाँ पे 4 कर दिया, ठीक है। अब देखते क्या इसके 0 के बराबर आएगा, तो 0 के बराबर आने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 × रूट, इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। √2 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 2 होता है, ठीक। तो ये 2 हो जाएगा, और इस i का स्क्वायर, क्या i² का मान कितना होता है, -1 होता है सर, ठीक। ये i² का मान i बराबर √-1 होता है। i बराबर इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये i बराबर आ जाएगा -1, इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे हम × -1 कर दें +4 कर दें, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास -4 + 4 बराबर 0। देखिए ये आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर समीकरण में कोई ऐसा मान पुट किया जाए जिसके वजह से वो समीकरण 0 हो जाए, वही उसका जीरोज होगा, ये शून्यक होगा, ठीक है। कोई भी समीकरण, इसके अलावा अगर कोई समीकरण ले, देखिए यहाँ पे इसके अलावा अगर कोई समीकरण लिया जाए इसके बारे में, तो 3x² - 6x + 2 ले लिया मैंने, और इसको 0 बनाना है, जीरोस मतलब 0 इसके शून्य फाइंड करने हैं। तो एक तो आप इसे गुणनखंड विधि से निकालोगे, तो जो निकलेंगे वो इसमें पुट करोगे तो मान 0 आएगा। इसके जो रूट्स निकलेंगे, जो मूल इसके निकलेंगे, वो क्या निकालने के बाद आपको मिल जाएंगे। लेकिन अब बात यह है कि आपको पहले से अगर निकालना है तो यहाँ पे पुट करके देखना पड़ेगा कि इसमें क्या पुट करें। तो देखिए हम अगर रैंडम पुट करें तो यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू पुट करो जिसकी वजह से ये 0 बन जाए। तो अगर मान लिया 1 पुट करें तो 3 - 6 -3 हो जाएगा, और +2, अब ये कितना आएगा, 3 - 6 -3 +2, अब फिर से नहीं जाएगा। तो ऐसा करो, इसको हल ही कर लेते हैं। तो ये गुणनखंड होता है, इसका इससे गुणा करो तो क्या हो जाएगा, 6x²। अब लिखते नहीं हैं, ये 6x² हो जाएगा। मान लिया इसे 6x² है ना। अब इसको ऐसे, इसके ऐसे कोई 2 टुकड़े करो कि जोड़ने या घटाने पे -6x आए और गुणा करने पे 6x² हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अब ऐसा तो कोई बनेगा नहीं, ऐसा कोई नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 5 होता तो बन जाता, तो 5 होता तो बन जाता। तो ये इसकी रूट में वैल्यू आएगी, अलग वैल्यू आएगी, इसीलिए यहाँ पे हम क्या कर दें, 5 कर दें। यहाँ पे अगर हम 5 कर दें, अगर 5, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए अब क्या करें, यहाँ पे 3x² लिखें, और क्या लिखते हैं यहाँ पे 3x - 2x + 2, ठीक है। ये बराबर में 0 लिखा है,
अब ये आपके पास इतना है, ये फिर से वही बात है 6x² माइनस 5x, अगर उस तरीके से गुणा करोगे तो 2 इंटू 3 है ना, तो 2 इंटू 3x² 6x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। अब 3x² माइनस 3x, अब इसमें क्या कॉमन ले लो, इसमें और इसमें कॉमन लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कॉमन मिला 3x मिला, यहाँ पे x माइनस कितना 1 हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास कितना कॉमन 2 मिला, और यहाँ पे आपके पास x माइनस 1 हो जाएगा बराबर 0 लिख दो। ठीक है, अब ये आपके पास क्या हुआ 3x माइनस 2 और ये आपके पास x माइनस 1 हुआ बराबर 0। ठीक है, इस तरीके से आपका हुआ। अब यहाँ से आपको फाइंड करना बहुत ही आसान हो जाएगा। 3x माइनस 2 एंड x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पे 3x माइनस 2 को बराबर 0 के बराबर में ले लो, यहाँ पे 3x बराबर हो जाएगा 2 हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 3/2/3। x बराबर कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। इसके बाद क्या करें, x बराबर, अब देखिए ये तो सिंपल पता है, x माइनस 1 बराबर 0 है, x बराबर 1 हो जाएगा, x बराबर 1 हो गया। अगर इसमें हम वैल्यू 1 या 2/3 अगर पुट करें तो इसका मान आसानी से निकाला जा सकता है, 0 आ जाएगा। 1 पुट करके देखते हैं, अगर 1 पुट करें यहाँ पे तो कितना आएगा, देखिए 1 पुट करोगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, कितना 3, फिर माइनस कितना 5 प्लस 2, देखिए 2 3 दोनों प्लस प्लस के हैं, 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम पुट करके देखते हैं 2/3, तो 3 इंटू यहाँ पर कितना 2/3, तो कितना हो जाएगा 4/9। ठीक है, इसके बाद माइनस 5 इंटू 2/3, इसके बाद प्लस 2 है। अब यहाँ पे कितना होएगा, देखिए 3 3 जा 9, मतलब 4/3 माइनस 5/3 गुणे 2 प्लस, ठीक है ये हुआ। अब इसका हर बराबर कर लो, क्या हर बराबर कर लेते हैं इसका, यहाँ पे 2/3 मतलब 4/9 एंड 2/3। ठीक, तो इसका हर बराबर करो तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे 3 नहीं तो 3 लिखते हैं, यहाँ पे 3 से गुणा करा दो। ठीक, तो हर बराबर हो जाएगा 4 माइनस 10 प्लस 6, देखिए बटे 3। तो देखिए ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर बन रहा है आपके पास कि 6 और 4 जोड़ो 10 हो जाएंगे। अभी आपके पास माइनस 10 है बटे 3। अब किसी की अगर ऊपर अगर अंश में 0 बन रहा है, मानिए 0/3 बना, तो अगर अंश में 0 बन रहा है इसका मतलब कंप्लीट उसका मान 0 होता है। तो इसका मतलब समझ रहे क्या होता है कि शून्य मतलब वो होता है, 0 मतलब वो होता है कि कोई समीकरण में ऐसी वैल्यू पुट करो उसका मान 0 आ जाए, अगर वो 0 के बराबर में। ठीक, तो 0 अगर आ जाए तो समझ लेना कि वो शून्य किसके हैं। तो ये 0 के बराबर था, अर्थात इसमें हमने ऐसे मान निकाले, तो कौन से वो शून्य थे, x बराबर 2/3 था और एक x बराबर 1 शून्य हो जाएगा, इसका 0। ठीक, ये था 0 निकालने का तरीका। अब इसमें क्या है, वो समीकरण जो क्वाड्रेटिक टाइप में दिए गए हैं उनको कैसे फाइंड करते हैं वो देखिए। देखिए पहला जो दिया गया है वो सिंपल ये लाइन खींच रहा है, इसके बाद यहाँ से एक x अक्ष खींचा उसने, और इसके बाद ऊपर ये y अक्ष थी। पहले क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला लाइन ऊपर से गुजर गया सीधा सीधा, ये समांतर रेखा x अक्ष के समांतर। अब इसमें फाइंड इस तरीके से करना, अगर x अक्ष को जितनी पॉइंट में काटे, माने x अक्ष को ऐसे ऐसे कोई काटता जा रहा है ऐसे ऐसे, तो x अक्ष पे जितनी बार वो काट रहा है 1 2 3 4, उसके शून्य उतने होंगे, 0 जितने होंगे। ठीक, x के मान जितने होंगे, x को जितनी जगह पे काटेगा x के मान उतने होंगे, अर्थात वो उतने शून्य कहलाएंगे। तो यहाँ पे एक भी जगह नहीं काट रहा, अर्थात यहाँ पे शून्य नहीं होंगे, यहाँ पे शून्य नहीं है, मतलब 0 है, शून्य है। ठीक, यहाँ पे शून्य नहीं है। अच्छा दूसरे सवाल की बात करें, दूसरा क्या कह रहा है 2 पॉइंट, दूसरा कह रहा है कि फिर से एक बनाया उसने ऐसे। ठीक है, अब उसने क्या किया कि यहाँ से एक थोड़ा सा कर्व टाइप में बनाता है ऐसे, ये x अक्ष, ये y अक्ष, देखिए ये 0 है, x डैश है ऐसे, ये y डैश। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि कितनी जगह पे काट रहा है, x अक्ष को एक जगह पे काट रहा है, तो इसका शून्य कितना होगा, 0 से 1 होगा। इसका शून्य जो है शून्य 1 है, कितना, इसका शून्य 1 है। ठीक है, इस तरीके से चित्र में बना होगा आपकी किताब में, ये था। अच्छा इसके बाद क्या करें, इसको हम मिटा देते हैं यहीं पे, बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि पहले ग्राफ बनाते हैं।
ये कुछ इस तरीके से बना है, ठीक, इस तरीके से बना है। तो आपको इसमें शून्य फाइंड करने हैं। क्या? शून्य फाइंड करने। यहाँ पे आपको x देखना है कितनी जगह पे काट रहा है, तो x को एक जगह यहाँ काट रहा है और दूसरी जगह यहाँ काट रहा है, मतलब इसके शून्य कितने होंगे? 2 होंगे, इसके शून्य 2 होंगे, ठीक। इसके शून्य जितना x की जगह पे काटे उतने इसके शून्य मतलब जीरोज होंगे। इसके बाद जो अगली आकृति बनी है वो किस प्रकार की बनी है? देखिए, अगला जो बना है वो कुछ इस तरीके से बना है, इस तरीके से बना। यहाँ पे x जगह पे काट रहा है, यहाँ ये x डैश है ना, तो x ही तो रेखा है ये, तो x रेखा है 2 जगह काट रहा है, इसके भी शून्य 2 होंगे। अगली क्या करें? इसी तरीके से सारे हल होंगे, बहुत सरल, इसमें कुछ करने नहीं, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बहुत सरल है, ठीक है। अगली बार फिर से एक नया चित्र बनाता है और पूछता है शून्य बताओ इसमें कितने होंगे, कितने शून्य होंगे। फिर से किस तरीके से बनाता है? इस तरीके से बनाता है, कुछ इस तरीके से ले जाने के बाद इस तरीके से, ज़्यादा अच्छा तो नहीं बन रहा है पर हाँ बन रहा है। अब देखिए इसमें कितनी जगह x को काटा है, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह और 4 जगह। यहाँ पे इसका शून्य कितना आएगा? शून्य का आएगा 4 आएगा, इसका शून्य कितना आएगा? 4 आएगा, 0 से 4 आएगा। इसके बाद जो अगली आकृति है जो अगली आकृति है ठीक है, अगली आकृति किस प्रकार से बनी है? कुछ इस तरीके से बना है और फिर से ये ऐसे ले जाके ये ऐसे, ये बढ़िया नहीं है पर हाँ ऐसे ही बनी। थोड़ा सही कर लो भाई, चलो सही, ठीक है, कुछ इस तरीके से बनी है। देखिए एक जगह यहाँ काट रहा है, दूसरी जगह यहाँ काट रहा है और तीसरी जगह यहाँ। इसके शून्य कितने होंगे सर? इसके जीरोस होंगे, जीरोस लिखो या शून्य लिखो, 3 होंगे, ठीक है। तो ये इसके थे शून्य और जीरो। इसमें शायद मुझे लगता है ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।